मैलस का नियम, ठीक है। कई बार मालूस का नियम भी लिखता है, लेकिन मैलस का नियम हेडिंग डालेंगे, मैलस का नियम, लॉ ऑफ मैलस। तो देखिए दो प्रकार का लेंस होता है, हमने बताया था। जो क्रिस्टल रखते हैं दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा था? एक तो था जो लाइट को ध्रुवित करता था, ठीक है, पोलराइड करता था, और एक दूसरा था जो एनालाइज करता था, ठीक है, जो विश्लेषण करता था, ठीक है। अब इसके तीव्रता के बीच में, ठीक है, जो भी कोण बनता है ना, उसी कोण को समानुपाती में रखते हैं कॉस के, तो हमें तीव्रता मिलता है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें मैलस का नियम लिखेंगे, जब समतल ध्रुवित प्रकाश, जब समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर आपतित होता है, जब समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर आपतित होता है, तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता जब पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर आपतित होता है, तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता किस पे डिपेंड करेगा? तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक के संचरण तल, विश्लेषक के संचरण तल तथा ध्रुवण के संचरण तल के ध्रुवण के संचरण तल के मध्य कोण की वर्ग के समानुपाती होता है, मध्य कोण के वर्ग के या कोण के कोज्या लिख सकते हैं, ठीक है, कोण के कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। उस एंगल का चाहे तो स्क्वायर करिए, चाहे उसमें कॉस लगा दीजिए, तो कोज्या बन जाता है, ठीक है, कोसाइन बोलते हैं उसको, कोज्या। तो जब समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर आपतित होता है, तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक के संचरण तल तथा ध्रुवण के संचरण तल के मध्य कोण के कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। When the plane polarized light is incident on the analyzer, when the plane polarized light incident on the, then the intensity of light obtained from the analyzer, then the intensity of light obtained from analyzer is directly proportional to
The square of is directly proportional to the square of cosine of angle between polarizing plane and analyzing plane. सर हिंदी वाले एक बार बोल दीजिएगा। देखिए, जब पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर आपतित होता है तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक के संचरण तल तथा ध्रुवण के संचरण तल के मध्य कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। When the plane polarized light incident on the analyzer, then the intensity of light obtained from the analyzer is directly proportional to cosine of angle between polarizing plane and analyzing plane। ठीक है, तो दो क्रिस्टल था, ठीक है, दो क्रिस्टल में एक पोलराइजर था ध्रुवक और एक एनालाइजर था विश्लेषक, ठीक है। तो इसका ध्रुवण का भी कुछ प्लेन होता है, अपना एक समतल होता है, एनालाइजर का भी समतल होता है। अब एनालाइजर और ध्रुवण के बीच के जो भी एंगल बनेगा, मान लीजिए इससे ऐसे लाइट आ रहा है, इससे भी ऐसे लाइट निकल रहा है, तो दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसके कोसाइन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी इंटेंसिटी, ठीक है। ये कितनी तीव्रता वाली लाइट निकलेगी वो किस पे निर्भर करेगा, तो इस पोलराइजिंग प्लेन और एनालाइजिंग प्लेन के बीच में जो बनने वाला एंगल है उसके कोसाइन के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहां से लिख लीजिए I is directly proportional to a square, I is directly proportional to a square। ये हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि तीव्रता हमेशा आयाम के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। I is directly proportional to a square। तो यहाँ से हम लोग इनिशियल इंटेंसिटी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जुड़ जाएगा के, तो लिखेंगे I नॉट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। यदि एक ऐसा प्लेन मिले तो इस ए को दो भागों में बांट सकते हैं हम लोग, किसमें, एक cos थीटा में, ये वाला एक cos थीटा हो गया और एक ये sin थीटा हो गया, और यही क्या है एनालाइजिंग प्लेन है, तो क्या हो जाएगा एक जगह पे क्या हम लोग रख सकते हैं, एक cos थीटा रख सकते हैं, तो एक जगह पे लिखिए एक cos थीटा, फिर उसका करेंगे होल स्क्वायर, तो मिलेगा, लिखेंगे विश्लेषक से निकला प्रकाश, लाइट इमर्जिंग फ्रॉम एनालाइजर, विश्लेषक से निकला प्रकाश क्या होगा, I बराबर के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, I बराबर के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लिखेंगे माना, लेट अस सपोज दैट I नॉट बराबर क्या, I नॉट बराबर के स्क्वायर, ये तो हम लोग पहले ही देखे थे, है ना,
क्या था आई स्क्वायर, आई बराबर के ए स्क्वायर, यहाँ पे है देखिए। अब तो ये वैल्यू हम लोग इसमें पुटअप कर सकते हैं। तो इस के ए स्क्वायर की जगह पे क्या हो गया आई नॉट, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। I is equal to I naught cos square theta. I is directly proportional to cos square theta. अब ये देखो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही है ना, I naught। कैसे पता कि ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है? देख लीजिए इसमें K क्या है, K कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है। A क्या है, A एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड तो बदलेगा नहीं, कोई भी प्रकाश है तो उसका आयाम नहीं बदलेगा ना, तो एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा। लिख सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई नॉट को कांस्टेंट है, तो इस प्रकार हमें मिल गया क्या, एक रिलेशन, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये लिख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक। आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा से स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। आई एवरेज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक हो सकता है, इसीलिए आई एवरेज इक्वल टू हाफ आई नॉट, ठीक है। यहाँ तक लिखिए।
1 mm दूरी पर स्थित दो समांतर पतली झिल्लियों को एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। 100 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर फ्रिंज प्राप्त होता है जिनके मध्य की दूरी 0.5 mm है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना है। ठीक है। The two slit is of difference या distance 1 mm is illuminated by the monochromatic light and the screen is at 100 centimeter where we obtain the fringe, and if the distance between fringe is 0.5 mm then find the wavelength of the light। ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या है, कह रहा है 2 स्लिट है, ये पतली पतली यदि 2 स्लिट हो रही है, ऐसे हम लोग बना रहे थे ना, ये स्लिट हो रहा था बीच में, मान लीजिए 2 स्लिट है, बीच में दो छेद दिख रहा है ना, ये 2 स्लिट है, इसके बीच का डिफरेंस कह रहा है, इस स्लिटों के बीच की दूरी 1 mm है। क्या है? 1 mm। कोई बताओ कि ये इसे क्या बोलते हैं, स्लिटों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? स्मॉल डी। स्मॉल डी, वेरी गुड। तो हमें मिल जाएगा डी, डी बराबर कितना मिलेगा? 1 mm। mm इसको एमटीएस पद्धति में बदलेंगे तो क्या मिलेगा? 1 × 10⁻³ मीटर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग। ठीक है। फिर और कह रहा है एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित किया जा रहा है, तो उसी प्रकाश का हमें क्या ज्ञात करना है? वेवलेंथ ज्ञात करना है। ठीक है। तो प्रकाश का वेवलेंथ अभी हम लोग फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। कह रहा है 100 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर फ्रिंज प्राप्त हो रहा है, यानी इस स्लिट से 100 सेंटीमीटर दूरी पर एक पर्दा है। कितने दूरी पे है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर। ठीक है। तो 1 मीटर दूरी ये क्या हो गई? ये हो गई कैपिटल डी। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज नोन एज कैपिटल डी। ठीक है। पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी कैपिटल डी है। ये 100 सेंटीमीटर है यानी 1 मीटर, यानी डी की वैल्यू मिल गई 1। कह रहा है 2 स्लिटों के बीच, 2 फ्रिंजों के बीच की दूरी 0.5 mm है। मैंने बताया था, मान लीजिए ऐसे ढेर सारे स्लिट, ऐसे फ्रिंज बन रहे हैं। ठीक है। ढेर सारे। तो 2 डार्क फ्रिंजों के बीच की दूरी एक ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई होगी और 2 ब्राइट फ्रिंजों की दूरी एक डार्क फ्रिंज की चौड़ाई होगी। समझ में आ रहा है ना? इस फ्रिंज से इस फ्रिंज के बीच की दूरी में ही तो एक ब्राइट वाला फ्रिंज आ जाएगा, तो वही 2 के मध्य की दूरी कहिए चाहे किसी एक फ्रिंज की चौड़ाई कहिए, क्योंकि डार्क और ब्राइट इसमें दोनों की चौड़ाई सेम होती है, इसीलिए W बराबर 0.5 mm होगा। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 × 10⁻³ फार्मूला अभी मैंने बताया था। फ्रिंज की चौड़ाई W इक्वल टू क्या होता है? d λ/ स्मॉल डी। ये याद रखेंगे, कैपिटल डी कहाँ रहेगा, स्मॉल डी कहाँ रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? W स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ये मिल गया। अब में वैल्यू पुट करेंगे W की जगह पे W का, D की जगह पे D का, कैपिटल D की जगह पे D का, तो वैल्यू आएगा 5 × 10⁻⁷। इसे एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए ऊपर 3 से गुणा, 3 जीरो वाले से 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से भाग करेंगे तो मिलेगा 5000 × 10⁻−10, जिसकी वैल्यू होगी 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट इसी फॉर्मेट का है। कह रहा है यंग के प्रयोग में, यंग ने कैसा प्रयोग किया था? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। समझ में आया? स्लिट के मध्य की दूरी 0.3 mm है, यानी स्मॉल डी की वैल्यू क्या हो गई? 0.3 mm। पर्दा स्लिट से 1.5 मीटर दूरी पे है। कैपिटल डी की वैल्यू क्या हो गई? ये इतना दूरी पे है, कैपिटल डी की वैल्यू हो गई 1.5 मीटर। ठीक है। 1.5 मीटर। कर स्लिट को 4400 एंगस्ट्रॉम के एक वर्णीय प्रकाश से प्रतिनिधित्व किया जाता है। लैम्डा की भी वैल्यू दे दी गई है, लैम्डा की वैल्यू दे दी गई है 4400 एंगस्ट्रॉम।
स्मॉल डी वैल्यू हो गया, कैपिटल डी की वैल्यू हो गया, लैम्डा की वैल्यू हो गई। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है दूसरी दीप्त फ्रिंज तथा पांचवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करिए। अच्छा, मैंने बताया था ब्राइट और डार्क के बीच रिलेशन क्या था, ठीक है। तो ब्राइट वाला हमेशा यन लैम्डा वाला था, ठीक है। उसमें क्या था? ब्राइट वाला जो था दीप्त प्रकाश कहाँ मिल रहा था? तो इवन मल्टीपल में मिल रहा था। क्या मिल रहा था? इवन में। डार्क वाला कैसे मिल रहा था? ऑड मल्टीपल में मिल रहा था, ठीक है। 2n-1 वाला। तो कह रहा है दूसरी दीप्त वाला यानी सेकंड डार्क फ्रिंज ज्ञात, सेकंड ब्राइट फ्रिंज ज्ञात करना है। दूसरा दीप्त फ्रिंज तो yn बराबर होता है n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। n बराबर 2 रखेंगे, सारा वैल्यू पुटअप करेंगे, मिल जाएगा 4.4 × 10⁻³ सेम अदीप्त के लिए। देखो अदीप्त के लिए पूछा है, डार्क फ्रिंज के लिए पूछा है। चौथा पांचवा फार्मूला होता है डार्क के लिए yn बराबर 2n-1 d लैम्डा अपॉन 2। ये फार्मूला था ना। n बराबर इसमें 5 रखेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे 1.9 × 10⁻² मीटर मिलेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया होगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए इसमें क्या कर रहा है? कह रहा है शून्य फ्रिंज की तीव्रता यानी मैक्सिमा, ठीक है। शून्य फ्रिंज की तीव्रता आई नॉट। जब एक स्लिट को ढक दिया जाता है तो तीव्रता आई हो जाती है। आई नॉट तथा आई में संबंध ज्ञात करिए, ठीक है। दोनों के बीच का मैंने एक बार बताया था कितना उसका इंटेंसिटी होगा। I बराबर I1 + I2 + 2 √ में I1 I2 cos phi, ऐसा हमने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यदि दोनों स्लिट सेम हो जाए तो क्या होगा? दोनों स्लिट सेम हो जाएगा यानी I1 बराबर I2 बराबर क्या हो जाएगा? I ही मिलेगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे I + I + 2 √ में I × I cos phi की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। क्योंकि बीच वाला है ना शून्य फ्रिंज, बीच वाले फ्रिंज कैसा होता है? तो सबसे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमा होता है। यहाँ से I नॉट बराबर ये I + I 2I और यहाँ से I स्क्वायर करेंगे तो I मिलेगा 2I + 2I बराबर 4I, ठीक है। ये I नॉट की वैल्यू है 4I। सेम ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सारे ऐसे ही न्यूमेरिकल होंगे। लिखा है 5900 एंगस्ट्रॉम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि तरंगदैर्घ्य का एक वर्णित प्रकाश 1.5 मीटर दूरी पर स्थित उस स्लिट पर आती है। यदि पर्दे की दूरी 1 मीटर हो तो फ्रिंज की चौड़ाई। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है ये। 5900 एंगस्ट्रॉम क्या है? वेवलेंथ है। क्या है? वेवलेंथ है 5900 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर की दूरी पे स्लिट है यानी स्मॉल डी की वैल्यू क्या हो गई? 1 मीटर यानी 1 × 10⁻³ मीटर। कह रहा है कि पर्दे की दूरी 1 मीटर हो, कैपिटल डी बराबर दे दिया 1 मीटर। तो पूछ रहा है फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। फार्मूला में रखेंगे 5.9 × 10⁻⁴ होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।